हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका NSCCRA में। पिछली वीडियो हम लोग ने यूरोप के राष्ट्रवाद संबंधित पार्ट 1 वीडियो यानी एक वीडियो आ चुका है, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। पिछला वीडियो हम लोग बात किया था कि राष्ट्रवाद के उदय कौन कौन से कारण हैं। आज हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो पहला था फ्रांसीसी क्रांति 1789 और दूसरा था कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। अब नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ या पतन कह सकते हैं 1814 में। 1814 में नेपोलियन के पतन होने के बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मेटरनिख। इसका नाम क्या था? मेटरनिख। अगर बात करें मेटरनिख, तो मेटरनिख का युग बात करें तो 1514 में नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ और 15 में कौन आ गया? मेटरनिख। तो जो मेटरनिख था, ये मेटरनिख का था 15 से लेके 1848 तक। तो मेटरनिख की तो 15 से लेकर के 1848 तक को क्या कहा गया? मेटरनिख युग, या कह सकते हैं राज, या कह सकते हैं काल। तो कहेगा कि मेटरनिख का युग कब से कब तक था, या मेटरनिख काल कब से कब तक था, या मेटरनिख का राज कब से कब तक था, तो बोलेंगे 1815 से 1848। अब मेटरनिख था कौन? तो मेटरनिख एक व्यक्ति था जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किसका था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर को हम लोग इस चैप्टर में क्या बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री। क्या बोल सकते हैं? यानी जहाँ जहाँ चांसलर है वहाँ हम प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। यानी चांसलर क्या था? प्रधानमंत्री। तो जो मेटरनिख था वो ऑस्ट्रिया क्या बना? चांसलर या प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया अब हुआ क्या? तो ये जो था मेटरनिख, ये राजतंत्र का विरोधी था। ये लोकतंत्र चाहता नहीं, ये लोकतंत्र का विरोधी था, ये राजतंत्र चाहता था, ठीक है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट क्या चाहता था कि राजतंत्र खत्म हो जाए और लोकतंत्र आ जाए। तो मेटरनिख जो था वो लोकतंत्र का घोर विरोधी था। इसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया की राजधानी, देखिए ऑस्ट्रिया राजधानी कहाँ है? वियना। शुरू में बताया है ना कि राजधानी का काम पड़ेगा, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। तो जो मेटरनिख था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और ऑस्ट्रिया चांसलर था तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर? वियना में बुलाया एक सम्मेलन। वो सम्मेलन कब बुलाया? 1815 में। इसे कहते हैं वियना सम्मेलन, या इसका एक अन्य नाम है, इसे कह सकते हैं वियना कांग्रेस। इसे कह सकते हैं वियना कांग्रेस। ऑब्जेक्टिव आता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ, या कह सकता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ। दोनों का आंसर क्या होगा? 1815। तो ये वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन ये बुलाया कौन था? तो ये बुलाया था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। मेटरनिख जो था राजतंत्र का पक्षधर था और लोकतंत्र का विरोधी था। अभी चाहता क्या था? तो वियना सम्मेलन में जो जितने ही बड़े बड़े देश हैं राजतांत्रिक देश, वो सारे देश भाग लिए थे, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता, तो क्वेश्चन पूछता है कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? क्या बोलेंगे? मेटरनिख, जो कहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर या प्रधानमंत्री। और वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन बुलाने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य लिखा है। तो वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य यही था दूगो। पहला कि जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उसे क्या कर रहे? दबा दिया जाए। कि जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी नहीं तो लोग विरोध नहीं करेंगे, और जब विरोध करेंगे नहीं तो राजतंत्र खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका पहला मोटिव क्या था, यानी पहला उद्देश्य यह था कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को दबाना। यानी वहाँ के लोगों में जो राष्ट्रवादी भावना पनप रही थी, राजा का विरोध कर रहे थे, उसे क्या करना था? इसका दबाना था, ठीक है। और ये दबाने में सफल भी रहा। दूसरा काम क्या था? फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को अपनाना। पहला काम था यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को दबाना, ठीक है। और दूसरा क्या था? फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को अपनाना। और बात करें तो फ्रांस में पुरातन व्यवस्था मतलब, तो फ्रांस में पुरातन व्यवस्था नहीं, पहले फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के तहत बुर्बो वंश को कर दिया गया था, खत्म करके वहाँ पर लोकतंत्र हटा, राजतंत्र को हटा करके काला दिया गया था लोकतंत्र। लेकिन मेटरनिख का काम क्या था कि फिर से क्या करे? फ्रांस में बुर्बो वंश का स्थापना करे, और जहां पर पहले राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र लाया गया था, अब वहां फिर से क्या करे? लोकतंत्र को लोकतंत्र को हटा करके क्या लाए? राजतंत्र। तब वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस का दो उद्देश्य था। क्वेश्चन पूछता है कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, तो पहला हो जाएगा
कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावना, यूरोप के लोगों में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना को दबाना जिससे लोग विरोध नहीं करें। दूसरा था फ्रांस में पुरातन व्यवस्था यानी बुर्बो वंश को फिर से लाना, ठीक है, फिर से स्थापना करना, यानी जो लोकतंत्र आया था उसे खत्म करो और फिर से क्या ला दो, राजतंत्र ला दो। और ये लाने में जो मेटरनिक है वो सफल हो गया, वहाँ के फिर से क्या किया, बुर्बो राजवंश को ला दिया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आगे की बात करें तो आगे हुआ था जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों के किताब में क्वेश्चन भी है कि जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि वियना सम्मेलन, पिछला बताएं अभी हम कि हुआ था वियना सम्मेलन। ऐसे क्या कह सकते हैं हम, वियना कांग्रेस कह सकते हैं, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन। तो इसे वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कह सकते हैं। अब पढ़ेंगे जुलाई 1830 की क्रांति, ठीक है। तो वियना सम्मेलन हुआ क्या कि पुरातन व्यवस्था को लाया गया था, मतलब वहां पर फिर से बुर्बो राजवंश को लाया गया। कहां पर, फ्रांस में। तो फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश को लाया गया, यानी इसे कहते हैं पुरातन व्यवस्था, यानी वहां पर लोकतंत्र को फिर से हटा दिया गया और क्या ला दिया गया, राजतंत्र। इसको लाने में मेन काम कौन किया था, मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो फिर से क्या होगा, वियना सम्मेलन में बुर्बो राजवंश का हो गया, हट गया, नहीं हट गया, फिर से क्या हो गया हो, वहां पर बुर्बो राजवंश फिर से आ गया। हुआ क्या कि वहां के राजा फिर से किस बनाया गया, लुई 18वां को। पिछला बार में बुर्बो राजवंश का राजा कौन था, लुई 16वां, जिसे जनता ने हटा दिया था। अब राजा दूसरा बना, कौन बना, लुई 18वां। तो अब नया में राजा कौन बना, लुई 18वां राजगद्दी पर बैठा। लुई 18वां आते ही कुछ बढ़िया काम किया। बढ़िया काम ये किया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को लागू किया। दूसरा काम ये किया कि समान नागरिक संहिता का किया, लागू किया। और तीसरा संवैधानिक घोषणा पत्र लाया, यानी लुई 18वां द्वारा शुरुआती दिनों में कुछ बढ़िया काम किया गया। पहला काम किया स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था उसे ला दिया। दूसरा समान नागरिक संहिता, यानी सारे नागरिक क्या रहेंगे, समान रहेंगे, उसको ला दिया। और तीसरा काम क्या किया, संवैधानिक घोषणा पत्र लाया। ये लुई 18वां काम किया, ठीक है। अब हुआ क्या, लुई 18वां ने बढ़िया जैसे ही काम किया तो लुई 18वां का कर दिया गया, हटा दिया गया। लुई 18वां बढ़िया काम किया, आजकल बढ़िया लोग कोई काम करेंगे उसको हटा देंगे लोग, वैसे ही लुई 18वां अच्छा काम किया तो अच्छे लोगों की पूछ तो है नहीं, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब लुई 18वां हट गया तो उसके स्थान में कौन आ गया, चार्ल्स 10। लुई 18वां 3 काम बढ़िया किया। पहला काम क्या किया, स्वतंत्रता, समानता, बहुता लाया। दूसरा समान नागरिक संहिता लाया। और तीसरा संवैधानिक घोषणा पत्र लाया, ठीक है। लेकिन जैसे ही 3 काम बढ़िया किया, इसको क्या कर दिया लोग, हटा दिया। और इसे हटा करके और ला दिया लोग चार्ल्स 10 को। अब चार्ल्स 10 जो था वो बहुत ही बदमाश था। बदमाश मतलब कहते एकदम निरंकुश और प्रतिक्रियावादी, यानी सबसे खतरनाक कौन था, चार्ल्स 10। ये बोला कि हम राष्ट्रीयता भावना को दबाना चाहते हैं, यानी चाह रहा था कि राष्ट्रीयता भावना क्या हो जाए, दब जाए, लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना न पनपे। तो चार्ल्स 10 आते ही क्या किया, राष्ट्रवादी भावना को दबाना चाहा। दूसरा ये क्या किया, तो कुलीन और पादरी को क्या दे दिया, विशेष अधिकार। फ्रांस में पहले कुलीन वर्ग थे, पादरी थे, मध्यम वर्ग थे और निम्न वर्ग थे। इसमें दिक्कत ये था कि इन दोनों को छूट ज़्यादा दिया गया था और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को क्या किया जा रहा था, दबाया जा रहा था। अब हुआ ये कि चार्ल्स 10 आते ही क्या किया कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो उच्च सम्रांत थे उन्हें क्या कर दिया, विशेषाधिकार, विशेष अधिकार दे दिया। इन लोगों को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। सारा टैक्स कौन भरते थे लोग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो चार्ल्स 10 आते ही क्या किया कि कुलीन और पादरी को क्या किया, विशेष अधिकार दे दिया। अब हुआ ये कि कुलीन और पादरी को विशेष अधिकार दिया और ये तो खुदे खतरनाक था। चार्ल्स 10 खुदे निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था, यानी इस पर किसी का अंकुश नहीं था। आप प्रतिक्रियावादी मतलब किसी भी जनता के बातों को सुनता नहीं था। अगर कोई गलती से इसके पास अपना हक मांगने चले जाए तो उसे क्या करता था, बहुत बड़ा सजा देता था। तो ये राजा पहले से ही बढ़िया नहीं था, ये खुद ही खराब था। और एक काम क्या किया कि एक व्यक्ति को बना दिया प्रधानमंत्री,
खुद ही इतना बौरा रहे मर्दई। अका कैलसी कि बना दिया किसको प्रधानमंत्री, तो पोलिग्नेक को। पोलिग्नेक क्या था, तो घोर प्रतिक्रियावादी था। ये तो था प्रतिक्रियावादी, ये था घोर प्रतिक्रियावादी। इससे भी खतरनाक कौन था, पोलिग्नेक। अब चार्ल्स दस क्या किया कि बनाया एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जिसका नाम था पोलिग्नेक। क्या नाम था, पोलिग्नेक है गई। और ये क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी। ये और बौराहा था और खतरनाक था ही। अब हुआ क्या कि आते ही क्या बोला कि मैं कोई भी विकास का काम नहीं चाहता हूँ, यानी कोई विकास नहीं होगा, जो है जैसे रहो सेम टू सेम। यानी कुलीन ऊपर है तो ऊपर रहो, मध्यम और निम्न नीचे तो नीचे रहो, कोई विकास कार्य नहीं होगा, कोई बदलाव का कार्य नहीं होगा। अब हुआ क्या, ये जैसे ही पोलिग्नेक आया, ये दो काम किया। पहला कि जो चार थी लुई 18वां लाया था समान नागरिक संहिता, उसको क्या कर दिया, आते ही खत्म कर दिया। बोला कि समान नागरिक संहिता नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति समान नहीं रहेगा। पादरी और कुलीन का रहेंगे ऊपर, निम्न और मध्यम का रहेंगे नीचे। तो आते ही क्या किया कि समान नागरिक संहिता का कर दिया खत्म, और इसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया। यानी कोई भी नागरिक समान नहीं रहेगा, जो शक्तिशाली है वही शक्तिशाली रहेगा। अब जनता बोला कि ई हम लोगों के कहे खिलाफ है, ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग को पूरा हक मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, समानता चाहते हैं। दूसरा क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। और तीसरा बंधुता चाहते हैं। इसका विरोधी कौन था, पोलिग्नेक। अब जनता ने राजा के खिलाफ ही कर दी क्रांति। तो राजा के खिलाफ ही क्रांति कर दी, तो फ्रांस में क्या शुरू हो गया, फ्रांस में ही गृह शुरू हो गया। फ्रांस में ही गृह युद्ध शुरू हो गया। और फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया तो हुआ ये कि फ्रांस की जनता ने फिर क्या कर दी, क्रांति। तो राजा के खिलाफ ही, अपने घर में जब क्रांति हो जाए तो राजा के खिलाफ ही जनता क्रांति कर दे, उसे कहते हैं गृह युद्ध। और हो गया गृह युद्ध। और इसी गृह युद्ध को, यानी इसी क्रांति को कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति। ये हुआ कब, तो 28 जून 1830 को हुआ था। तो जून में हुआ, तुरंत कौन आ जाता था, तुरंत जून अंतिम चल रहा था, इसके बाद ही कौन आ जाएगा, जुलाई। इस कारण से इस क्रांति को कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट बोले तो हुआ था कब, 28 जून 1830 को। लेकिन जून से जुलाई में समय ज़्यादा नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति। इस क्रांति के साथ ये हुआ कि वहाँ से राजा को पलायन करना पड़ा। यानी चार्ल्स 10 गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया, तो चार्ल्स 10 गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इस चैप्टर में जितना भी राजा भागेंगे लोग, सब कहाँ भागेगा लोग, इंग्लैंड। और ये शुरुआत कौन किया है, चार्ल्स 10। तो क्रांति हुआ 1830 की क्रांति जनता ने की, और चार्ल्स 10 जो था गद्दी छोड़ कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि अब जनता ने बोला कि अब हम इस वंश को नहीं लाएंगे, और बुर्बो वंश को क्या कर दिया, खत्म करके, और उसके साथ क्या ला दिया, आर्लेंस वंश को लाया गया। बुर्बो वंश को खत्म कर दिया गया और आर्लेंस वंश को लाया गया। ठीक है, जिसका राजा कौन बना, तो लुई फिलिप। तो आर्लेस वंश का नया राजा कौन बना, लुई फिलिप। अब लुई फिलिप शासन करेगा। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं, इस हम लोग किताब में क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, तो हुआ गया कि वियना सम्मेलन में बुर्बो राजवंश को फिर से ला दिया गया, और उसमें बुर्बो वंश ला करके वहाँ पर क्या किसको बैठाया गया, लुई 18वां को राजगद्दी पर बैठाया गया। लुई 18वां क्या किया कि पहला समानता, बंधुता और स्वतंत्रता लाया, दूसरा समान नागरिक संहिता लागू किया, और तीसरा संवैधानिक घोषणा पत्र लाया। ठीक है, लेकिन बढ़िया काम किया तो क्या किया गया, इसे हटा करके वहाँ का राजा चार्ल्स 10 को बना दिया गया। और चार्ल्स 10 जो था वो बड़े लोगों यानी कुलीन और पादरी को दे दिया विशेष अधिकार। ठीक है, और ये राष्ट्रीयता की भावना को दबाना चाहता था। यानी चार्ल्स 10 कैसा था, निरंकुश और प्रतिक्रियावादी, खुद ही निरंकुश प्रतिक्रिया था, और एक व्यक्ति को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। तो चार्ल्स 10 द्वारा एक व्यक्ति पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कोई भी विकास का काम नहीं चाहता था। और पोलिग्नेक क्या किया कि आते ही लुई 18वां द्वारा लाया गया समान नागरिक संहिता को खत्म करके और शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी, जिससे जनता के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, और जनता बोला कि अब हम इस राजा को रखना नहीं चाहते हैं, और जनता ने राजा के खिलाफ ही क्रांति
कर दी। उसी क्रांति को 1830 की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के तहत जो फ्रांस का राजा था चार्ल्स 10, वो गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया और वहाँ से बूर्बो वंश को स्थान पर आर्लेस वंश की स्थापना की गई और आर्लेस वंश का नया राजा लुई फिलिप को बनाया गया। हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह रहा मेरा दूसरा वीडियो। अब अगला वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।